Hello, future officers. This is Jay Rohilla and I welcome you all to Simply Crack Defense. तो दोस्तों, भारत में यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है, लेकिन जब भारत के पास फॉरेन एग्रेशन को ध्वस्त करने के लिए आर्मी भी थी, इंटरनल प्रोटेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस भी थी, तो फिर सीएपीएफ की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या सीएपीएफ का इतिहास रहा है? डिफरेंट फोर्सेस के बारे में हम बात करेंगे। जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, सीएपीएफ भारत की डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनकर गठित करी गई थी। तो कौन सी सीएपीएफ कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंडिया चाइना वॉर 1962 से। दोस्तों, आजादी के बाद से ही नेहरू गवर्नमेंट की पॉलिसी चाइना को अपीज करने की रही थी और इसी अपीजमेंट पॉलिसी का बहुत बड़ा नुकसान भारतीय डिप्लोमेसी को पहुंचा जब चाइना ने 1950 के अंदर तिब्बत को कब्जा लिया। 1950 के अंदर चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया और उसके बाद 1957 में एक रोड बना डाली, ऑल वेदर रोड बना डाली, जो कि 750 किलोमीटर लंबी थी, जो कि चाइना के शिनजियांग रीजन को तिब्बत से जोड़ती थी। उस टाइम पर नेहरू ये नहीं समझते थे इतने ऑल्टीट्यूड पे, इतनी बड़ी हाइट पे ये ऑल वेदर रोड बनाई जा सकती है, लेकिन 1957 में चाइना ने ये करके दिखा दिया और चुपचाप ये रोड बनाकर अपना एग्रेशन टुवर्ड्स इंडिया दिखा दिया। लेकिन फिर भी इंडिया की अपीज पॉलिसी वैसी की वैसी बनी रही। 1962 के अंदर चाइना ने एक ऑल राउंड एग्रेशन इंडिया की तरफ भेजा और अक्साई चीन को कब्जे में कर लिया। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही अंदर तक वो आ गया। तो इस टाइम पर इंडिया को ये पता चल चुका था कि इनके पास दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अब इनको सॉल्व करनी पड़ेंगी। पहली बड़ी प्रॉब्लम थी बॉर्डर गार्डिंग की, कि एक स्पेशल फोर्स बनाई जाए जो कि तिब्बत से लगे हुए हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करेगी और गार्ड करेगी। दूसरी प्रॉब्लम ये रही कि जब चाइना अरुणाचल प्रदेश में घुसा तो यहाँ के लोगों ने बिल्कुल भी अग्रेशन नहीं दिखाया और आराम से पीपल्स लिबरेशन आर्मी को अंदर तक आने दिया। तो इससे ये पता चला कि बॉर्डर एरियाज के अंदर जो पॉपुलेशन है उनके अंदर भारतीय होने की कोई भी फीलिंग नहीं है। तो दूसरी प्रॉब्लम थी कि बॉर्डर एरियाज की पॉपुलेशन के अंदर नेशनलिज्म की भावना को उत्पन्न करना, बॉर्डर एरियाज की पॉपुलेशन को मेन स्ट्रीम इंडिया के अंदर लेकर आना। तो इन दो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनकर आई आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और एसएसबी, स्पेशल सर्विस ब्यूरो। तो स्टार्टिंग में नाम एसएसबी का था, स्पेशल सर्विस ब्यूरो। तो दोस्तों, 20 अक्टूबर 1962 फर्स्ट सीनो इंडिया वॉर शुरू होती है और 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी का जन्म होता है। तो 24 अक्टूबर 1962 को निर्णय लिया गया कि एक टास्क फोर्स बनाई जाए जो सिर्फ और सिर्फ हिमालय की रक्षा करेगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बनाई गई, 4 बटालियन स्टार्टिंग में बनाई गई और इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ये इकलौती ऐसी बॉर्डर पुलिस है जिनके नाम में एक फॉरेन टेरिटरी का भी नाम है। इसको ये नहीं बोल रहे इंडियन चाइना बॉर्डर पुलिस, नो, वी आर कॉलिंग इट इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस एंड नॉट इंडियन चाइना बॉर्डर पुलिस। इनको काम दिया गया हिमालय की ऊंची सीमाओं पर गश्त लगाना, स्थानीय लोगों से दोस्ती करना, खुफिया जानकारी इकट्ठी करना और चाइना की हरकतों पर नजर रखना। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस को इनकी ट्रेनिंग बहुत ही खास बना देती है, क्योंकि दूसरे सीएपीएफ की ट्रेनिंग जहां मैदानी इलाकों में होती है, लेकिन आईटीबीपी की ट्रेनिंग बर्फ में, पहाड़ों में और खतरनाक घाटियों में होती है। बेसिक ट्रेनिंग आईटीबीपी की सूरी के अंदर होती है और माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग औली उत्तराखंड के अंदर होती है। जंगल वॉरफेयर और रिवर क्रॉसिंग की ट्रेनिंग कुल्लू और शिवपुरी में होती है। इनको हिमवीर बोला जाता है। हाई ऑल्टीट्यूड सर्वाइवल इनको सिखाया जाता है, माउंटेन वॉरफेयर इनको सिखाया जाता है, स्कीइंग एंड पेट्रोलिंग इनको सिखाया जाता है। दोस्तों, आज के टाइम पर बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ ही आईटीबीपी का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आज ये डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस भी करते हैं। 2013 में उत्तराखंड बाढ़ में और 2015 के नेपाल भूकंप में और 2021 में चमोली डिजास्टर के अंदर आईटीबीपी ने थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स बचाई हैं। आज की डेट में वीआईपी प्रोटेक्शन, हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर गार्डिंग, भारतीय दूतावासों की प्रोटेक्शन भी आईटीबीपी करता है। अफगानिस्तान के अंदर आईटीबीपी का एक बड़ा रोल रहा है। लीबिया, साउथ सुडान, इन देशों के अंदर भी भारतीय दूतावास की प्रोटेक्शन आईटीबीपी को दी गई है। आईटीबीपी डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस भी करता है, वीआईपी को सुरक्षा भी प्रदान करता है। आज की डेट में
आईटीबीपी छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में भी तैनात है। तो क्योंकि 1962 के अंदर चाइना के एग्रेशन को एंटिसिपेट नहीं कर पाई थी, इसलिए अनप्रिपेयर्ड थी। लेकिन आज की डेट में चाइना जब भी इंकर्शन करने की कोशिश करता है तो उसको मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन आज भी अक्साई चीन के बारे में बहुत ही कम डिबेट्स हुआ करती हैं। सारी की सारी फोकस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को दी जाती है, लेकिन अक्साई चीन का ये इलाका, ये भारत का इलाका आज भी चाइना के कंट्रोल में है। इसकी बात हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं करती। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एसएसबी के बारे में। शुरुआत में एसएसबी स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से जानी जाती थी, जो कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर आती थी। स्पेशल सर्विस ब्यूरो एक स्पेशलाइज इंटेलिजेंस एजेंसी थी। इनका काम स्टार्टिंग में इंटेलिजेंस कलेक्ट करना था, सीमा के पास रहने वाले लोगों को तैयार करना था, उनको हथियार चलाना सिखाना था। एसएसबी एक बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन रही। इसका इतिहास बहुत ही ज्यादा रिच रहा। बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशंस में भी एसएसबी का बड़ा रोल रहा है। चाहे 1971 की बांग्लादेश वॉर हो, बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेड है कि स्पेशल सर्विस ब्यूरो ने बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले किया था 1971 इंडिया बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के अंदर भी। कोवर्ट ऑपरेशंस करके इंटरनल स्ट्राइफ बढ़ाने का काम एसएसबी ने किया था। लेकिन चीजें तब बदल गईं जब इंडियन पार्लियामेंट पर टेररिस्ट्स का हमला हुआ और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई गई, एक कमेटी बनाई गई जिसमें बोला गया कि वन बॉर्डर वन फोर्स पे हम काम करेंगे। इसका मतलब ये था कि एक बॉर्डर पर एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी को बिठाया जाएगा और इसी के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर की जिम्मेदारी बीएसएफ को दे दी गई। आईटीबीपी को चाइना बॉर्डर और तिब्बत बॉर्डर की जिम्मेदारी दे दी गई। एसएसबी को नेपाल बॉर्डर और बाद में भूटान बॉर्डर की भी जिम्मेदारी दे दी गई। दोस्तों, आज बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो कि 3323 किलोमीटर लंबा है, अपनी 609 बीओपी से गार्ड कर रहा है और बांग्लादेश बॉर्डर, जो कि दुनिया का छठा सबसे बड़ा बॉर्डर है, उसको गार्ड करती है। 4096 किलोमीटर बड़ा बॉर्डर है। तो दोस्तों, आप मुझको कमेंट करके बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर किन दो कंट्रीज के बीच में पड़ता है। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो पहला ऑप्शन आएगा कनाडा यूएसए, दूसरा ऑप्शन रशिया एंड चाइना, तीसरा ऑप्शन अर्जेंटीना एंड चिली और चौथा ऑप्शन चाइना एंड मंगोलिया। तो इनमें से सबसे बड़ा बॉर्डर कौन सी दो कंट्रीज शेयर करती हैं? वापस आते हैं अपने डिस्कशन पर। 2001 के अंदर एसएसबी को नेपाल बॉर्डर गार्ड करने की जिम्मेदारी दी गई, जो कि 1751 किलोमीटर लंबा है और आज की डेट में 455 एसएसबी की बीओपीज यहां पर गार्ड कर रही हैं। 2004 के अंदर भूटान बॉर्डर की जिम्मेदारी भी एसएसबी को दी गई। 699 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर एसएसबी अपनी 132 बीओपीज के साथ गार्ड करती है और आईटीबीपी भारत के 3488 किलोमीटर लंबे इंडियन तिब्बत बॉर्डर को गार्ड करती है और 1643 किलोमीटर लंबा इंडो म्यांमार बॉर्डर को असम राइफल्स गार्ड करती हैं। आज एसएसबी सिर्फ सीमा की रखवाली ही नहीं करता, आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने में भी मदद करता है। इलेक्शन ड्यूटीज के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड एसएसबी की रहती है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर भी अब एसएसबी के जवानों और अधिकारियों की सेवाएं ली जाती हैं। एसएसबी का बॉर्डर नेपाल और भूटान बॉर्डर जो है वो एक ओपन बॉर्डर है। ओपन बॉर्डर का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं हो और भूटान और नेपाल के साथ हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटीज भी हैं। ये फ्रेंडशिप ट्रीटीज यहाँ पर बॉर्डर गार्डिंग को काफी ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा बना देती हैं, क्योंकि इन फ्रेंडशिप ट्रीटीज के अनुसार इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया में आने जाने इंडियंस और नेपालीज को बेवजह रोका नहीं जा सकता। और सेम इज द केस विद भूटान। भूटान बॉर्डर पे भूटानी और इंडियंस इंटरनेशनल बॉर्डर्स को कितनी बार भी क्रॉस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ओपन बॉर्डर होने की वजह से यहाँ पर ड्यूटीज काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं। वहीं एक एडवांटेज ये रहता है क्योंकि दोनों नेबरिंग कंट्रीज हॉस्टाइल नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली बॉर्डर्स है। दोस्तों, अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ के बारे में। तो दोस्तों, आजादी के बाद ही सरकार ने तेजी से फैक्ट्रियां और पब्लिक सेक्टर कंपनी
कंपनियां जैसे कि स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, पावर स्टेशन वगैरह वगैरह खोलने शुरू कर दिए थे। ये सभी बिग कंपनीज इंडिया की इकोनॉमी और सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी बन गए थे। लेकिन 60 के दशक में कई बार इन इंडस्ट्रियल एरियाज में चोरी, तोड़फोड़, मजदूरों के झगड़े और दूसरे हमले देखने को मिले, लेकिन पुलिस या फिर गार्ड्स इन्हें रोकने में काफी नहीं थे। सरकार को लगा कि एक स्पेशल फोर्स चाहिए जो कि सिर्फ इन इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक जगहों को सुरक्षा प्रदान करें। तभी सीआईएसएफ की प्लानिंग शुरू हो गई थी। 1969 का वो टाइम था जब सीआईएसएफ को गठित किया गया, लेकिन उस टाइम पर सीआईएसएफ एक अनआर्म्ड फोर्स रही। पहली ड्यूटी सीआईएसएफ की बोकारो स्टील प्लांट पे थी। करीब 2800 लोगों की भर्ती हुई और 10 मार्च 1969 से सीआईएसएफ ने अपने ऑपरेशंस शुरू करे। 1983 के अंदर सीआईएसएफ को आर्म्ड फोर्सेस का स्टेटस मिला, जिससे कि अब उनको अधिकार मिल गया था हथियार रखने का। ये मौका था अपने आप को एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनने का। 1999 का वो टाइम था जब सीआईएसएफ को एयरपोर्ट्स, मेट्रो रेल और प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी भी दी गई। लेकिन 1999 में ऐसा क्या हुआ था जिससे सीआईएसएफ को एयरपोर्ट्स की भी सिक्योरिटी मिली? तो वो था IC-814 का हाईजैक। जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया गया, तब एयरपोर्ट्स की सुरक्षा पर कड़े सवाल उठाए गए। इसके बाद सीआईएसएफ को देश की सिविल एयरपोर्ट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई। 2001 के बाद इनको मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, डिजास्टर मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी, वीआईपी सुरक्षा, जिसका नाम स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप है। स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप सीआईएसएफ की एक स्पेशलाइज्ड विंग है जो कि वीआईपी सिक्योरिटी प्रदान करती है। 2009 के अंदर सीआईएसएफ ने कंसल्टेंसी सर्विसेज भी स्टार्ट करी। इन कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर सीआईएसएफ प्राइवेट एजेंसियों को भी बताते हैं कि कैसे वो अपने इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन से ब्लैक एरियाज हैं, कहां-कहां सीसीटीवी कैमरा लगाए जा सकते हैं, कितना स्टाफ आपको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, कौन सी जगह रिस्क जोन है और कौन सी जगह रिस्क फ्री है, कैसे आप अच्छे से ऑल राउंड डिफेंस डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी सीआईएसएफ ने देना शुरू कर दिया था। एक बहुत स्पेशल फैक्ट, सीआईएसएफ अपना बजट खुद ही अर्न करती है। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार सीआईएसएफ को बजट अलॉट ना करके सीआईएसएफ खुद ही अपने खर्चे निकालती है। सीआईएसएफ का मोटो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और इनका डिफरेंस काफी बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है। यूपीएससी के इंटरव्यू में काफी बार सीएपीएफ के एस्पिरेंट से ये पूछा गया कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के अंदर क्या डिफरेंस है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि सेफ्टी होती है किसी दुर्घटना या गलती से खुद को बचाना, जैसे कि कहीं पे आग लग गई या फिर आप कहीं से फिसल सकते हो या फिर किसी मशीन से आपको चोट लग सकती है, तो उससे आपको सेफ रहने की जरूरत है। तो आप अपने आप को सेफ रखोगे, सेफ्टी में रखोगे। लेकिन सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप भारी खतरों से आपको अपने आप को बचाना है, जैसे कि कोई चोरी हो गई, कोई हमला हो गया, कोई साइबर अटैक हो गया। तो अगर आप अपने आप को भारी खतरों से बचा रहे हो तो वो हो गया सिक्योरिटी। लेकिन सेफ्टी में आप किसी दुर्घटना से खुद को बचाते हो। आज सीआईएसएफ लगभग 355 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशंस को सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इन 355 क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस में इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, मेट्रो रेल हैं, सरकारी भवन हैं और बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल लोकेशंस भी हैं। तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि इंडिया के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सीआईएसएफ के कंधों पर है। जैसे 1962 सीनो इंडिया वॉर के बाद आईटीबीपी और एसएसबी का जन्म हुआ, वैसे ही 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद बीएसएफ का जन्म होता है। 5 अगस्त 1965 में सेकेंड इंडो पाकिस्तान वॉर लड़ी जाती है और अब भारत को ये समझ में आ चुका है कि
हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा करने के लिए एक खास फोर्स होनी चाहिए। 1965 के दौरान बॉर्डर गार्डिंग पुलिस किया करती थी, जो कि नाकाफी थी, और 23 सितंबर 1965 तक सेकेंड इंडो पाकिस्तान वॉर इंडिया जीत लेता है और 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन होता है। यह गृह मंत्रालय के अंडर दी जाती है। इनका मेन काम रहता है कि देश की सरहदों का रक्षा करना, मतलब बॉर्डर गार्डिंग, जो कि अब तक स्टेट पुलिस किया करती थी, अब वो बीएसएफ करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर इनकी तैनाती की गई। यहाँ पर स्मगलिंग को रोकना, इलीगल एंट्री और एग्जिट को रोकना, बॉर्डर पर शांति बनाए रखना, आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, और तो और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी, ट्रैंक्विलिटी और पीस को मेंटेन करने का काम भी बीएसएफ को दिया गया। नक्सल अफेक्टेड एरियाज के अंदर भी बीएसएफ की तैनाती की गई। बीएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और बीएसएफ के बॉर्डर्स बहुत ही ज्यादा टफ हैं। राजस्थान, गुजरात के भीषण रेगिस्तानों में बीएसएफ जी जान से बॉर्डर्स को गार्ड करती है, चाहे -40 डिग्री का टेम्परेचर हो या फिर 50 डिग्री का गुजरात का रेतीला समंदर। बीएसएफ हर मुश्किल का सामना कर सीमा की रक्षा करती है। इन सभी कामों के लिए काफी स्पेशलाइज्ड फोर्स मानी जाती है, क्योंकि इनके पास स्पेशलाइज्ड यूनिट्स भी हैं। इनके पास कैमल विंग्स हैं, आर्टिलरी यूनिट्स हैं, एयर विंग्स हैं, वाटर विंग भी है। तो बीएसएफ एक होलसम फौज है जो कि बेहद प्रोफेशनल है। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान भी बीएसएफ ने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया था। आर्मी के साथ मिलकर ऑपरेशंस करके बांग्लादेश के जन्म में भी बीएसएफ ने काफी जबरदस्त भूमिका निभाई थी। 1980s से 1990s का जो दौर था, जब पंजाब में आतंकवाद चरम सीमा पर था, बीएसएफ ने आतंकियों को रोकने में बड़ी सफलता पाई। मणिपुर, नागालैंड जैसे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ऑपरेशंस करे और शांति बनाने का चुनौतीपूर्ण टास्क अपने हाथ में लिया। कारगिल वॉर के अंदर भी बीएसएफ ने बहुत जबरदस्त स्टेलर रोल प्ले किया था और फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। आखिर में हम चलते हैं दोस्तों हमारी सबसे पुरानी पैरामिलिट्री के पास, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। दोस्तों सीआरपीएफ इकलौती ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका जन्म आजादी से पहले हुआ था। तो हुआ ये था, 1930s का वो दौर था जब आजादी की लहर अपनी चरम सीमा पर थी। देश भर के अंदर पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स बहुत हाई थे। सॉल्ट सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह और फिर वर्ल्ड वॉर 2 का स्टार्ट होना, इन सभी चीजों ने ब्रिटिश क्राउन को काफी कॉन्शियस कर दिया था और ब्रिटिश सरकार ने देखा कि बहुत सी विरासतें विद्रोह कर रही हैं और अराजकता की ओर बढ़ रही हैं। तो उन्होंने एक ऐसी फोर्स का निर्माण करने का सोचा जो कि कानून व्यवस्था को संभाले। 27 जुलाई 1939 के अंदर नीमच एमपी के अंदर सीआरपीएफ को गठित किया गया और सबसे पहले इनको जयपुर और जोधपुर के अंदर डिप्लॉय किया गया। तो मेजरली सीआरपीएफ ब्रिटिश क्राउन के आयरन हैंड को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई गई थी और इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब को रोकने के लिए सीआरपी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस ने इन विद्रोह को काउंटर करने का काम किया। लेकिन आजादी के बाद यह फोर्स भारत सरकार के पास आई और 28 दिसंबर 1949 में सीआरपीएफ एक्ट स्थापित हुआ और 1 जनवरी 1950 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रख दिया गया। सीआरपीएफ वो पैरामिलिट्री थी जिसका फोकस कभी भी बॉर्डर एरियाज में नहीं था। इनका मेन फोकस देश की अंदरूनी हालत पर रहा। इनका मेन काम था नक्सलवाद से लड़ना, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन करना, चुनाव ड्यूटी में तैनात रहना, वीआईपी और संवेदनशील जगहों की सुरक्षा करना, दंगों और सामाजिक तनाव में नियंत्रण प्रदान करना और नेचुरल इमरजेंसी के राहत कार्यों को करना। जैसे कि बाढ़, भूकंप अगर कहीं आ जाता है तो सीआरपीएफ तुरंत वहां पर जाएगी और रिलीफ ऑपरेशंस स्टार्ट करेगी। सीआरपीएफ ने कई अहम युद्ध और मुठभेड़ भी लड़े हैं, जैसे कि 9 अप्रैल 1965 में पाकिस्तान की बुज़दिल सेना ने फिर से भारत के रन ऑफ कच्छ में हमला किया। सीआरपीएफ की 2 कंपनी
कंपनियों ने पूरी पाकिस्तानी बटालियन को वापस खदेड़ दिया। ये पहली बार था जब किसी पैरामिलिट्री फोर्स ने एक रेगुलर आर्मी को हरा दिया। तो ये बहुत ही शर्मनाक हार थी पाकिस्तानी आर्मी के लिए कि वो किसी पैरामिलिट्री फोर्स से हार कर वापस जा रही थी। और इससे पहले 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो चुकी थी, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन वॉर से पहले 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पेट्रोलिंग कर रही थी। ये 10 लोगों की टुकड़ी की कमान संभाले हुए थे डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर श्री करम सिंह। और इस पेट्रोल पार्टी पर बुज़दिल चीनी सेना ने कायरतापूर्ण हमला किया और यहाँ पर सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हो गए। ये पहली कैजुअलिटी थी, मैं आपको बताऊं, ये पहली कैजुअलिटी थी इंडिया और चाइना के बीच 1962 की वॉर से पहले। 1990 के बाद सीआरपीएफ को कश्मीर में भी तैनात किया गया और वैली क्विक एक्शन टीम, जिसको क्यूएटी बोलते हैं, कश्मीर वैली क्विक एक्शन टीम का गठन किया गया, जो कि शहरों में टारगेटेड आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन करती है। 2019 में पुलवामा हमला हुआ और सीआरपीएफ के 40 जवान यहाँ पर शहीद हुए, जो कि सीआरपीएफ के इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान था। सीआरपीएफ के पास स्पेशल यूनिट्स भी हैं, जिनमें से सबसे जबरदस्त है कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। 2008 के अंदर कोबरा को बनाया गया ताकि नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। 1992 के अंदर आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स को बनाया गया। ये नीली वर्दी में तैनात रहते हैं और अर्बन कॉम्बैट के लिए वैली क्यूएटी को गठन किया गया। और महिलाओं की विशेष कंपनियां, जो कि नक्सल ऑपरेशन, वीआईपी सुरक्षा और सेंसिटिव मैटर के लिए महिला बटालियन का गठन किया गया। सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट ऑल इंडिया लेवल पर रहती है। बाकी सभी सीएपीएफ में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मूवमेंट करने वाली फौज सीआरपीएफ रहती है। तो दोस्तों, सभी सीएपीएफ के पास कोई ना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जरूर है और किसी भी सर्विस में आपको चुना जाता है, आपको उस सर्विस से प्यार हो जाएगा, बशर्ते आपको यहाँ पर आने के लिए अपना खून पसीना एक करना पड़ेगा। तो आई होप यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड जय हिंद।